हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large numbers in search of jobs, waiting for work. विक्टोरियन ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और वैग्रेंट्स यानी बेकार लोग रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों की ओर मूव करने लगे। देखिए, विक्टोरियन ब्रिटेन मतलब लगभग वो पीरियड जब क्वीन विक्टोरिया का शासन था। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। एज यू विल नो, when there is plenty of labor, wages are low. So industrialists had no problem of labor shortage और high wage costs. हम जानते हैं कि जब लेबर ज्यादा होती है तो वेजेस गिर जाता है, क्योंकि लोगों को काम चाहिए था, तो वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार थे। इस कारण इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम या ज्यादा वेतन देने की समस्या नहीं फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि लोग कम वेतन पर भी काम करने को तैयार थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. इंडस्ट्रियलिस्ट्स ज्यादा पैसा खर्च करके वैसे मशीन्स नहीं लेना चाहते थे जिससे मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और उन मशीन्स के मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़े। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज्यादा खर्च आने वाला हो। In many industries, the demand for labor was seasonal. Gas works and breweries were especially busy through the cold months, so they needed more work to meet their peak demands. बहुत सारे इंडस्ट्रीज में लेबर की जो डिमांड थी वो सीजनल थी। जैसे ठंड के महीनों में गैस वर्क्स एंड ब्रिवरीज यानी शराब खानों में ज्यादा काम रहता था, तो इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराबखानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर डिसम्बर। एट द वाटर फ्रंट, विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वेयर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप। क्रिसमस के समय दिसंबर से पहले ही बुक बाइंडर्स प्रिंटर्स के लिए एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। विंटर सीजन में ही शिप्स को रिपेयर वगैरह किया जाता था, तो उस वक्त भी मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। In all such industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season. A range of products could be produced only with hand labor. ऐसे इंडस्ट्रीज में जहां सीजन के साथ प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करता था, वहां इंडस्ट्रियलिस्ट्स मशीन्स के बजाय मजदूरों को काम पर रखना पसंद करते थे।
क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहां उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। Machines were oriented to producing uniforms, standardized goods for a mass market, but the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes. मशीन्स का यूज करके एक खास तरह के प्रोडक्ट्स का ही मास प्रोडक्शन किया जा सकता था, बट मार्केट में जो डिमांड थी वो खास तरह के डिजाइन्स और स्पेसिफिक शेप्स की थी, जिसे मशीन से उस वक्त बना पाना आसान नहीं था। इसलिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की काफी मांग रहती थी। In mid-19th century Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन में 500 वैरायटी के हैमर, 45 तरह के एक्स प्रोड्यूस किए जाते थे। इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन स्किल्स की जरूरत थी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की नहीं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं, बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन, द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बुर्जॉयज प्रिफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास थी, जैसे कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग, ऐसी चीजें प्रिफर करते थे जो हाथ से बनी हो। हाथ से बनी चीजों को उस वक्त रिफाइनमेंट एंड क्लास का प्रतीक माना जाता था। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग, हाथों से बनी चीजों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। They were better finished, individually produced, and carefully designed. Machine-made goods were for export to the colonies. हाथ से बने प्रोडक्ट्स ज्यादा वेल फिनिश्ड होते थे, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनको केयरफुली डिजाइन किया जाता था। इनकी डिमांड विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लासेस में ज्यादा थी। मशीन मेड गुड्स को कॉलोनीज में एक्सपोर्ट किया जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। इन कंट्रीज विथ लेबर शॉर्टेज, इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज्ड। जिन देशों में लेबर शॉर्टेज थी, वहां वेतन की डिमांड ज्यादा होती थी, तो उन देशों में इंडस्ट्रियलिस्ट्स मशीन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि वे कम मजदूरों का इस्तेमाल करके अपना काम चला सके। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी, वहां उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। दिस वॉज द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका। ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स। 19th सेंचुरी अमेरिका में यह सिचुएशन था, क्योंकि वहां लेबर शॉर्टेज थी। ब्रिटेन में मजदूरों को हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वहां लेबर शॉर्टेज नहीं थी। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1879 में काम के तलाश में निकले लोगों की ये चित्र है। कुछ लोग हमेशा एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, छोटी मोटी चीजें बेचते थे और टेम्पररी काम की तलाश में रहते थे। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड आयरन वर्क्स में काम करते मजदूरों के चित्र को 1861 में विलियम बेल स्कॉट ने पेंट किया है। लेट 19th सेंचुरी में बहुत सारे आर्टिस्ट वर्कर्स को आइडियलाइज करने लगे थे। आर्टिस्ट उनके पेन और सफरिंग को दिखाते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑफ द वर्कर्स, मजदूरों की जिंदगी। द abundance of labor in the market affected the lives of workers. As news of possible jobs traveled to the countryside, hundreds tramped to the cities. जब मजदूरों को यह पता चला कि मार्केट में लेबर की जरूरत है, तो गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग शहरों की तरफ जाने लगे। इससे मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। बाजार में श्रम की बहुतायत से
मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों की तरफ चल पड़े। The actual possibility of getting a job depended on existing networks of friendship and kin relations. गांव से लोग शहरों में तो आ गए, बट अब जॉब मिलेगी या नहीं, यह डिपेंड करता था कि लोगों की जान पहचान कितनी है, उनकी यारी दोस्ती कितनी है। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती उनके कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. But not everyone had social connections. Many job seekers had to wait weeks, spending nights under bridges or in night shelters. अगर किसी फैक्ट्री में किसी व्यक्ति के जान पहचान के लोग काम कर रहे होते थे, तो उनकी नौकरी लगने की संभावना ज्यादा रहती थी। बट सबके पास ऐसे सोशल कनेक्शंस नहीं होते थे। बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे ब्रिजेस के नीचे नाइट शेल्टर्स में रात बिताते थे। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ है, तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। Some stayed in night refuges that were set up by private individuals. Others went to casual wards maintained by the poor law authorities. प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा सेटअप किए गए नाइट रेफ्यूजेस में कुछ लोग रात बिताते थे। बहुत सारे लोग पुअर लॉ अथॉरिटीज द्वारा चलाए जाने वाले कैजुअल वार्ड्स में रहते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। 1874 में हाउसलेस एंड हंग्री लोगों के चित्र को सैमुअल ल्यूक फील्ड्स ने पेंट किया था। इस पेंटिंग में यह दिखाया गया है कि लंदन में होमलेस लोग एक वर्कहाउस में ठहरने के लिए टिकट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन शेल्टर्स को पुअर लॉ कमिश्नर्स सुपरवाइज करते थे। यहाँ रहना बहुत ही ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस होता था। यहाँ जो रहते थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता था, ये चेक करने के लिए कि कहीं वे कोई बीमारी तो कैरी नहीं कर रहे। ये भी देखा जाता था कि उनका शरीर साफ है या नहीं, या उनके कपड़े साफ है या नहीं। उनको हार्ड लेबर भी करना पड़ता था। Seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work. After the busy season was over, the poor were on the streets again. इंडस्ट्रीज में सीजनल वर्क के कारण ऐसा समय भी आता था जब लोगों को लंबे समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन खत्म हो जाने के बाद गरीब लोग वापस सड़क पे आ जाते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। Some returned to the countryside after the winter when the demand for labor in the rural areas opened up in places, but most looked for odd jobs, which till the mid 19th century were difficult to find. विंटर सीजन के बाद गांव में थोड़ी बहुत लेबर की डिमांड बढ़ती थी, तो कुछ लोग गांव लौट जाते थे, बट ज्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढते थे, जो कि मिड 19th सेंचुरी में ढूंढ पाना आसान काम नहीं था। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे, जहां इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। Wages increased somewhat in the early 19th century, but they tell us little about the welfare of the workers. अर्ली 19th सेंचुरी में वेजेस थोड़ा बहुत बढ़ा था, बट इससे ये पता नहीं चलता कि मजदूरों की जिंदगी कैसे सुधरी। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशंस बिटवीन ट्रेड्स एंड द फ्लक्चुएशंस फ्रॉम ईयर टू ईयर। For instance, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the workers earned fell significantly, since the same wages could now buy fewer things. ईयर टू ईयर में डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में जो वेरिएशंस थे, जो फ्लक्चुएशंस थे, वो एवरेज फिगर से पता नहीं चलता था। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरों की वेजेस थोड़ी बहुत तो बढ़ी थी, बट नेपोलियनिक वॉर के दौरान चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ी, जिसके कारण मजदूरों की आय के रियल वैल्यू में कमी आई, क्योंकि मजदूर पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे।
औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसाय के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियनी युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। Moreover, the income of workers depended not on the wage rate alone. What was also critical was the period of employment. The number of days of work determined the average daily income of the workers. वर्कर्स की इनकम सिर्फ वेज रेट पे डिपेंडेंट नहीं थी। वर्कर्स की इनकम उनके पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी डिपेंड करती थी। वर्कर्स की एवरेज डेली इनकम इस बात से तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। At the best of times, till the mid 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. In periods of economic slump, like the 1830s, the proportion of unemployed went up to anything between 35 and 75% in different regions. मिड 19th सेंचुरी के सबसे अच्छे समय में भी अर्बन पॉपुलेशन में लगभग 10% बहुत गरीब थे। 1830s में आए इकोनॉमिक स्लम्प के दौरान डिफरेंट रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 35% से 75% तक पहुंच जाती थी। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आए आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। The fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology. When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. This conflict over the introduction of the jenny continued for a long time. अनएम्प्लॉयमेंट के डर ने वर्कर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के प्रति होस्टाइल बना दिया था। जब स्पिनिंग जेनी वूलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ तो जो महिलाएं हैंड स्पिनिंग पे सरवाइव करती थी वो न्यू मशीन्स पे अटैक करने लगी। स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। Spinning jenny, devised by James Hargreaves in 1764. This machine speeded up the spinning process and reduced labor demand. By turning one single wheel, a worker could set in motion a number of spindles and spin several threads at the same time. स्पिनिंग जेनी को जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में बनाया था। इस मशीन की मदद से स्पिनिंग प्रोसेस को जल्दी किया जा सकता था और लेबर डिमांड भी इसके लिए कम था। इसमें वर्कर एक व्हील को घुमा के कई सारे स्पिंडल्स को घुमा सकता था और एक साथ कई सारे धागे बन सकते थे। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। टी ई निकोलसन ने स्पिनिंग जेनी की तस्वीर 1835 में बनाई। देखिए, एक व्हील को घुमा के यहाँ कई सारे स्पिंडल्स को घुमाया जा सकता था। After the 1840s, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment. Roads were widened, new railway stations came up, railway lines were extended, tunnels dug, drainage and sewers laid, rivers embanked. 1840s के बाद शहरों में बिल्डिंग के निर्माण की एक्टिविटी तेजी से बढ़ी। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, रोड्स चौड़े हुए, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइंस को एक्सटेंड किया गया, टनल्स बनाए गए, ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम बिछाए गए। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। The number of workers employed in the transport industry doubled in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years.
1840s में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या डबल हुई। फिर अगले 30 सालों में ये फिर डबल हो गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। इलस्ट्रेटेड टाइम्स 1868 सेंट्रल लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे कंस्ट्रक्शन की ये चित्र है। 1850 से ऑल ओवर लंदन रेलवे स्टेशंस बनने लगे थे। टनल्स खोदने के लिए, टिम्बर स्कैफोल्डिंग लगाने के लिए, ब्रिक आयरन वर्क्स के लिए मजदूरों की जरूरत थी। जॉब सीकर्स एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ मूव करते थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।